अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ACC PK चैनल के साथ मैं हूं मानिया बुखारी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राशिद हमीद साहब। मुल्क में कुछ दिन पहले एक पावर ब्रेकडाउन हुआ था जिसके बारे में बहुत सारी खबरें जो थी वो सामने आ रही थी। आम का कहना है कि जब दूसरे मुल्कों में पावर ब्रेकडाउन होता है तो उसकी रीज़न बिजली का कोई इशू होता है, जबकि हमारे मुल्क में जब ब्रेकडाउन होता है तो इसकी वजह कोई सियासी होती है या कोई हुकूमत जो है कुछ सीक्रेट मिशन पर होती है। तो आज हम इसकी बहुत सी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम राशिद साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से मुल्क में पावर ब्रेकडाउन हुआ, क्या ये वाकई कोई सीक्रेट मिशन था? नहीं, सीक्रेट मिशन क्या यहाँ होना है। यहाँ पे तो हमारा सारा निज़ाम जो है वो पहले ही अल्लाह तवक्कल चल रहा है और इदारों की जो पोजीशन जा रही है वहाँ पे भी कोई ऐसा अभी तक हुकूमत जो है वो ऐसा निज़ाम तो दे ही नहीं सकी कि जो सिस्टम जो था वो कोई बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू करता। अभी तक कोई ऐसी पावर सेक्टर में कोई ऐसा काम नहीं दिखाया गया कि जिसमें कोई इदारों में कोई बेहतरी आ जाती। वैसे ही सारा सिस्टम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था जी। तो पहले तो इन्होंने ये देखे ना कि ये सारा प्रॉब्लम जो हुआ है ये इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात की है चेयरमैन PEC ने, इंजीनियर जुवैद सलीम करैची साहब ने। वो उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा सा बताया है कि इसमें असल जो है वो रीजनिंग क्या है। और रीजनिंग तो ज़ाहिर है एक कॉम्पिटेंट आदमी है और एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसने जो बात की है उसको इन्होंने अब उस तरह तो इन्होंने लेना नहीं है, पता सबको ही है कि क्या हो रहा है और क्यों हुआ है। ये एक उसके ऊपर गुद्दू के से ये ओरिजिनेट हुआ है असल में इशू, गुद्दू पावर हाउस से। तो वहाँ पे भी वो एक जूनियर इंजीनियर जो वहाँ कंट्रोल रूम में लोग थे उनके ऊपर उन्होंने डाल दिया कि जी ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, और उन्होंने प्रॉपर टाइम पे उसको नहीं किया इंटरटेन। लेकिन बात ये है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कौम को। अब इसमें यह देखें ना कि कुरैशी साहब ने जो बात की है, अब उन्होंने ये कहा है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे उन्होंने सबसे पहले बात की है कि जब आप इनकम्पिटेंट लोग जो नॉन क्वालिफाइड लोग ऐसी पोस्ट के ऊपर पोस्टिंग कर देंगे उनकी, जहाँ पे उनको इनपुट जो थी उन्होंने वो टेक्निकल देनी होती है और पॉलिसीज़ देनी होती हैं और उनको उस हिसाब से उसको आगे उसको फर्दर भी डेवलप करना होता है। तो जब वहाँ पे जो है वो इंजीनियर जो था वो वहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं है इंजीनियर की, वहाँ पे एक नॉन इंजीनियर को आप पोस्ट कर देंगे तो उसके फिर इस तरह के तो फिर फैक्टर जो हैं वो तो कौम को भुगतने पड़ते हैं। यानी कि इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है कि एक इररिलेटेड पर्सन जो था वो सीट पर उन जगहों पर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हैंडल नहीं हो पाई वक्त पे। अब देखें ना, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो वहाँ पे जो CEO है जी गुद्दू का, वो उसने पहले ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह होती है ना, ये इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है ना वो इन्होंने खुद करनी होती है अंदर। अच्छा। वापडा जो है वो इनको एक बल्क सप्लाई पीछे दे देते हैं, लेकिन पैसे वापडा वाले उनको चेक करते हैं कि आया इन्होंने जो सारी जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सिस्टम दिया हुआ है, ये जो लाइनें इन्होंने यहाँ पे बिछाई हुई हैं, ये खंभे वगैरह जो इन्होंने लगाए हुए हैं, ये एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो फिर वो उनको NOC देते हैं और फिर उसके बाद उनको सप्लाई दी जाती है हाउसिंग सोसाइटियों को। अब जो एक 11 kV के खंबे की लाइन चलाने वाले बंदे को अब 500 kV का या एक जनरेशन का यूनिट जो है बहुत बड़ा हमारा गुद्दू पावर हाउस, वहाँ का आप उसको CEO लगा देंगे विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग की बात ही नहीं है, ये क्वालिफिकेशन की बात है, क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, सही ये उसकी बात है। अच्छा। जो CEO होता है वो यहाँ से देखे ना एक शख्स SDO लगता है वापडा में, वो GM तक जाता है, वो मेंबर तक वो बनते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, साथ साथ जो उनकी ट्रेनिंग होती है और एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने उस स्टेज पे जाके हायर सीट के जब वो CEO लगते हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाके फिर वो उस हिसाब से नीचे उन्होंने इम्प्लीमेंट करानी होती हैं चीज़ें कि इसको इस तरीके से बेहतरी हो जाएगी। अब एक बंदा जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं है, उसने क्या नीचे किसी को क्या बताना है, क्या उसने शेयर करना है नॉलेज, और क्या उसने उनको डायरेक्शन देनी है, उसका तो माइंड सेट ही नहीं है। ये पहले भी इशू चलते रहे हैं। अब बात यह है कि पहले ये चेयरमैन वापडा होते थे हमारे, अब भी हैं शायद, तो चेयरमैन वापडा और ये टोटल जो था ये मिनिस्ट्री के अंडर नहीं था। तो अब ये पिछले दिनों में ये हुआ है कुछ सालों में कि इन्होंने जो CSP हजरात थे इन्होंने उसको मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर के अंडर कर लिया। अब हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो वापडा की वो करेंगे। अब वो उन्होंने देखे ना, अब CSP साहब जो हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उससे पहले वो फॉरेस्ट के थे, उससे पहले वो कहीं और होंगे, इंटीरियर के सेक्रेटरी लगे होंगे, उससे पहले वो कहीं और फाइनेंस के सेक्रेटरी लगे होंगे। उनको लगा के आप वाटर एंड पावर का आप सेक्रेटरी लगा दें
और उसको कहें कि जब आप वापडा में या वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको ऐसी अच्छी डेवलपमेंट दे दें, वो कैसे डेवलपमेंट देगा? उसका तो पता ही नहीं है, उसको उसका माइंडसेट ही नहीं है। सर ये इशू रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पर बहुत सारे लोग, ना सिर्फ इस इदारे में, बहुत सारे जो हैं सीटों पर वो करंटली 6 मंथ के बाद बदलते रहें, जिसकी वजह से ये होता है कि उन्हें जब चीज़ों की समझ आने लगती है तो वो एक दूसरी सीट पर फाइज हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह ये भी है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ये देखें ना, ये समझ नहीं आ सकती। अब एक CS को कहें कि जी आप जो है वो आप डॉक्टर जो है वो उसके आप उसको बताएं कि आपने ऐसे करना है ट्रीट, या ऐसे इसकी मेडिसिन कैसे देनी है किसी पेशेंट को, या इसकी सर्जरी जो है वो आपने ऐसे देनी है, या उसके लिए कोई ऐसी मशीनरी चाहिए। तो उसके लिए ये आप ये सीखने वाली बात नहीं होती। ये आपके पास कोई ये नॉलेज होगा तो आप कुछ सीखेंगे ना। उसके लिए साल लगते हैं। ये 1-2 दिन का काम, उसकी क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एजुकेशन भी बिल्कुल। अब एक बंदा क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको आप जो मर्जी एक्सपीरियंस कराते रहे, उसके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है, उसने कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, उसका माइंड सेट ही नहीं है उस तरह, तो उसको आप जो मर्जी सिखाते रहे, क्या कर लेगा वो? डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना, इस तरह आप इंजीनियर तो नहीं बन सकते ना। आप जो मर्जी कर लें, उसके लिए आपको उसका एक तरीकाकार है इंजीनियर बनने के लिए, और उसके बाद उसकी एक्सपीरियंस आ जाता है 20, 25, 30 साल जिसने सर्विस की है मुख्तलिफ ओहदों पे, तो वही जाके कोई अपना दे सकता है, कोई शेयर कर सकता है। तो अब ये देखें ना, पोस्टिंग ट्रांसफ़र इन्होंने कर लिया अपने हाथ में। ओके, तो आप ये समझते हैं कि जो पावर ब्रेकडाउन रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ था, उसकी एक वजह तो ये थी कि जो सीट पर बैठे हुए हैं उनको उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि डिसीजन कुछ होते हैं जो फॉरेन लेने होते हैं। एक्सपीरियंस नहीं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, उनकी एजुकेशन डिग्री भी मुख्तलिफ है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है उनकी ना। ओके, और ना एक्सपीरियंस है। अब देखें ना, एक हबको है, ये हैदराबाद का जो है कह लें आप CEO जी, वो जो है वो अकाउंटेंट है। अब मुझे ये बताएं कि एक अकाउंटेंट जो है वो 2+2 करने वाला बंदा, अब वो पावर जनरेशन में क्या है आप उसमें इनपुट देगा? तो ये पोस्टिंग जो कौन कर रहा है, उन जो पोस्टिंग कर रहे हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, वो पोस्टिंग कैसे ली जाती है इस मुल्क में, और CEO कैसे बना जाता है, और उसके आगे जो सारे मसाइल हैं वो कैसे डील करते हैं, वो तो जो है वो इंजीनियर को पता, जिससे मर्जी पूछ लें। हर एक में तो आपको पता है इस मुल्क में रिश्वत और चोर बाजारी का जो दौर है वो कंटिन्यू है। जी ठीक है। इन शॉर्ट में आपसे बस एक पूछूंगी, बेसिकली हुआ क्या था जिसकी वजह से ये पावर ब्रेकडाउन हुआ? बस ये एक छोटा से 2 लाइनों में बता दें अगर आप। एक लाइन में गुद्दू में ख़राबी हुई है ना, ओके, उसकी वजह से तमाम फीडर जो थे इनके ट्रिप कर गए जी। तो उसको दोबारा जो है वो उसका फिर टाइम लगेगा, फिर गुद्दू दोबारा जो है उसको दोबारा ऑन होना है, फिर टर्बाइनों ने चलना है, फिर उनकी स्पीड आनी है, वो एक लम्बे का काम तो है नहीं जी। तो फिर वो जो बाकी पावर हाउस थे वो भी ट्रिप कर गए। अब एक पावर हाउस चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर वो सारे जो हैं उसमें अपनी इनपुट देने के लिए उसको सारे को फिर जो था उसके लिए तो टाइम लगना ही था। लेकिन ये तो शुक्र है कि वो रात का वक्त था और जैसे लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। और सर्दियाँ थी, गर्मियाँ होती तो बहुत ज़्यादा मसला तो इंडस्ट्रीज का अब उससे फिर ये नहीं होता, ये आप देखें ना कि उससे नुकसान कितना हुआ है कंट्री का। हाँ। जो इंडस्ट्री थी वो रुक गई, इंडस्ट्रियल जो तो है एक गलत पोस्टिंग के रिजल्ट में आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया कंट्री का। आपका पता नहीं कितना अरबों का नुकसान होगा अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो, लेकिन वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वही साहब फिर बराजमान होंगे, वही CSP सबान जो है वो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे होंगे, वही मुल्क का निज़ाम चला रहे होंगे जिनका ये काम ही नहीं है। तो ये वापडा के पास जब इतनी देर ये वापडा के पास रहा है तो ये देखें ना, अब इसमें इन्होंने एक पिछली गवर्नमेंट से आज तक वो राजा रेंटल जो थे, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो उस वक्त वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे राजा अशरफ साहब, किसी वो उन्होंने रेंट के ऊपर ले लिए पावर हाउस। अब वो कराची जो था वो यार्ड में आके तो वो शिप के ऊपर था, उससे आप उन्होंने जनरेशन शुरू कर दी। बात ये है कि ये कोई इडाकिज़म तो इस कंट्री में कम से कम छोड़े। इमरान साहब की पुलिसियाँ ठीक है, वो इडाकिज़म पे नहीं है, लेकिन ये है कि 2.5 साल हो गए हैं, इडाकिज़म से ही चला लेते अगर आपसे वैसे नहीं चलता काम तो। अब राजा रेंटल से किसी ने यह नहीं पूछा कि ये थर्मल वो क्यों लिए और ये थर्मल यूनिट जो थे इतने क्यों लगाए गए हैं। और थर्मल यूनिट जो है वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है कि वो सारे चलते हैं तेल पे। जब तेल महंगा होगा तो यूनिट भी महंगा हो जाएगा। ये तेल की जनरेशन जो थी, इन्होंने क्यों नहीं ये पैसे जो थे ये इधर हाइडल यूनिट की तरफ इन्होंने ध्यान किया? हाइडल यूनिट जो था उसके ऊपर इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ये राजा अशरफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वाटर एंड पावर के थे,
इन्होंने वो रेंट के ऊपर भी वो ले लिए पावर हाउस, और थर्मल यूनिट की यहाँ भरमार होगी। थर्मल यूनिट क्यों लगा रहे थे ये? थर्मल यूनिट जो है वो 3-4 साल 5 साल में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उस पर इनको किकबैक मिलती थी। हाइडल यूनिट तो जो उसका तो 10 15 साल का प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर इनका इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए थर्मल यूनिट की यहाँ भरमार हो गई। और जो पिछली गवर्नमेंट आई है हमारी, जो आजकल नैब से नहीं अब तक जो वो पकड़े जा सके लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोल यूनिट लगा दिया यहाँ साहिवाल में एक। भाई कोल यूनिट, अब वहाँ का आप पता करें कोयला कहाँ से आ रहा है? कोयला चाइना से आ रहा है। कोल यूनिट पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट हो गए हैं, पूरी दुनिया में कोल यूनिट बैन है। वो वहाँ से जो कोल यूनिट का वहाँ से उन्होंने उठाया कचरा और लगा के यहाँ लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो पोल्यूशन के लिए जो पूरी दुनिया में कोल यूनिट बंद हो गए हैं वो हम अब लगा रहे हैं, और फिर हम उसके ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, हमने इतनी देर में ये लगा दिया है। भाई इतनी देर में ये लगा दिया, क्या लगाया आपने? ये तो देखें। अब वो भुगतना अगली नस्लों ने है। मिजाज कौम का ये बन चुका था सियासतदानों का कि आप अपना काम कर जाएं, वो बाद वाले भुगते रहें, आपका टाइम पास हो गया। मुलाजमीन ने भी ये सोचा कि जब तक ये चीज़ें जो हैं ये हाईलाइट होंगी, हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी और हम अपना माल समेट के और किसी तरफ और तरफ चल जाएंगे, जिसमें से मोस्टली जो आपको पता ही है कि सब ड्यूल नेशनल के लोग हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि जो ड्यूल नेशनल के लोग हैं, MP MN तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता ड्यूल नेशनल, और जो है मुलाजम है उनके हुकूमत के वो ड्यूल नेशनल वाले हैं सारे। तो ये इस तरह का ये सारा सिस्टम, जितनी देर ये एक जगह पे ख़राबी तो है नहीं है, ये सारा निज़ाम ठीक। कोल यूनिट का किसी ने नहीं पूछा कोल यूनिट क्यों लगाया, ये इस तरह की प्रॉब्लम है। जनरेशन वहाँ होती है, ये वहाँ लगाते, मच्छ लगाते, हरनाई लगाते, वहाँ कलात में या उधर हैदराबाद में कहीं उधर जहाँ पे कोयला निकला है वहाँ पे जाके लगाते, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। इंडस्ट्री हमेशा वहीं लिखती है जहाँ पे रॉ मटेरियल उसका लोकल अवेलेबल होता है। अभी मुझे ये बताएं कि साहिवाल में कौन सा कोयला निकलता है जो ये हमारे ऊपर ये इन्होंने इजाफ खड़ा कर दी है, और वो सारा इलाका जो है उसको अब वहाँ पोल्यूशन करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड थी, लोग खुशहाल थे, अब ये नया इस तरह का मसला। जितनी देर ये चीज़ें पिछली नहीं पूछी जाएंगी कि आपने गलत प्रपोजल क्यों बनाई, किसने वेट की, किसने ये सारा कुछ किया है, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लोगों को नहीं फिक्स होगी, आइंदा आने वाले लोगों को भी इसकी कोई इसका नसीहत नहीं होगी कि भी कल को हमसे भी कोई पूछ लेगा। ये इसकी सारी पोजीशन है। तो ब्रेक डाउन तो फिर इस तरह की ब्रेक डाउन नहीं, इसके अलावा सारी प्रॉब्लम रोज़ होती हैं। ब्रेक डाउन एक बड़ी होगी तो अब पता चल गया सबको। जी नाज़रीन, ये था हमारा पावर ब्रेकडाउन के बारे में एक डिटेल शो, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद कुछ सीक्रेट मिशन था, लेकिन असल में उसकी और वजूहात थी जो राशिद हमीद साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बयान किए हैं। इसके साथ ही हम आज का शो ख़त्म करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे मानिया बुखारी को और राशिद हमीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।